फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8 वेव्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंटिन्यूसली टॉपिक वाइज। हमने लास्ट वीडियो में सुपरपोजिशन को डिफाइन किया था। हमने देखा था वेव्स कब सुपर इम्पोज्ड होती हैं और सुपर इम्पोज्ड होके जो उनका एम्पलीट्यूड है वो कब मैक्सिमम या मिनिमम होता है। आज हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रिजल्ट्स ऑफ सुपरपोजिशन। हमने कल डिस्कशन की थी कि जब आप लोग सुपरपोजिशन को पढ़ रहे होते हैं तो सुपरपोजिशन के लिए जो कंडीशन आप लोगों के पास थी वो क्या थी कि जब आप लोग डिस्कस कर रहे होते हो सुपर पोजीशन ऑफ वेव को, आप लोगों ने कल भी वीडियो में देखा है, मैं उसका लिंक यहां नीचे डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। तो सुपर पोजीशन में क्या होता था कि जो नंबर ऑफ वेव्स थे वो आप लोगों के पास कितने थे, नंबर ऑफ वेव्स वो ग्रेटर देन और इक्वल टू कितनी होती थी, 2 होती थी। मतलब दो वेव्स का सुपरपोजिशन के लिए होना जरूरी था। जब ये दो वेव्स या दो से ज्यादा वेव किसी एक पॉइंट पे मीट करें, मतलब आप लोगों के पास क्या करें, ये मीट करें, मिले एक दूसरे के साथ एट सेम टाइम एंड सेम रीजन, सेम टाइम एंड सेम रीजन, तो आप लोगों के पास सुपरपोजिशन का फिनोमेना अकर हो जाता था। हमने वहां पे एक और भी चीज डिस्कशन की थी कि सुपरपोजिशन का मतलब है ओवरलैपिंग ऑफ वेव। यार जो भी डायरेक्शन हो हमें उसके साथ कोई लिंक नहीं, हमें उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हमने सुपरपोजिशन को देखना है तो सिर्फ आप लोग स्वीटली इसको डिफाइन करें। ओवरलैपिंग ऑफ टू और मोर वेव्स एट अ सेम रीजन थ्रू अ सेम रीजन एट सेम टाइम इज नोन एज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। बहुत डिटेल में हमने डिस्कशन की थी। आज हमारे पास टॉपिक है रिजल्ट्स और इफेक्ट ऑफ सुपरपोजिशन, कि सुपरपोजिशन को हम लोग पढ़ कैसे सकते हैं, उसका रिजल्ट क्या क्या है। तो जब आप लोग रिजल्ट की बात करते हो तो आप लोग याद रखें जो इसके रिजल्ट से सुपरपोजिशन को आप लोग कैसे कैसे पढ़ सकते हो। तो जो हमारे पास बेसिक टॉपिक है आज वो आप लोगों के पास है रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन। अब सुपरपोजिशन को आप लोग 3 डिफरेंट तरह से पढ़ सकते हो। इसके 3 डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, जिसका हम पहला इफेक्ट इंटरफेरेंस आज बड़ी डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर आप लोग एक बार सुनना है, सुपरपोजिशन दो वेव्स या दो से ज्यादा वेव का मिलना थ्रू अ सेम रीजन और सेम टाइम होता है। हम वहां पे डायरेक्शन वगैरह नहीं देख रहे होते। इसको हम लोग कैसे कैसे पढ़ सकते हैं, उसको आप लोग कहते हो रिजल्ट्स ऑफ सुपरपोजिशन। तो 3 तरह के सुपरपोजिशन के रिजल्ट्स हैं। नंबर 1 जो सुपरपोजिशन का रिजल्ट है उसको आप लोग कहते होते हो इंटरफेरेंस, जिसको आप लोग हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट रिजल्ट ऑफ द सुपरपोजिशन इज इंटरफेरेंस। जो दूसरा रिजल्ट है जिसको नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा वो आप लोगों के पास है बीट्स। और तीसरा जो सुपरपोजिशन का रिजल्ट है उसको आप लोग कहते हो स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। ये 3 तरह के आप लोगों के पास रिजल्ट से, इफेक्ट से सुपरपोजिशन। हमने फिर कल क्या डिस्कशन की थी, हम डायरेक्शन को नहीं देखते होते वहां पे वेव्स की किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हम आज इसके रिजल्ट नंबर 1 इंटरफेरेंस को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि इंटरफेरेंस कब कंस्ट्रक्टिव होती है और कब आप लोगों के पास डिस्ट्रक्टिव होती है। सो एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, वो क्या कि सुपरपोजिशन फिनोमेना 3 तरह से हो सकता है। इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन है दो वेव या दो से ज्यादा वेव की, बीट भी सुपरपोजिशन है दो या दो से ज्यादा वेव की, और स्टैंडिंग वेव भी बेसिकली सुपरपोजिशन है दो या दो से ज्यादा वेव की। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, इंटरफेरेंस और बीट ये दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है। बीट और स्टैंडिंग वेव ये भी दोनों डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। इसी तरीके से इंटरफेरेंस और स्टैंडिंग वेव भी क्या है, ये भी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। तो आप सिंपली एक चीज याद रखें, एक ट्रिकी पॉइंट आप लोग ध्यान में रखें, एवरी इंटरफेरेंस ये कब है, हर जो इंटरफेरेंस है ये तभी होगा जब सुपरपोजिशन होगी। बीट भी तब होगा जब सुपरपोजिशन होगी, और स्टैंडिंग वेव भी तभी होगी जब सुपरपोजिशन होगी। क्लियर? यार हमने कल डिस्कस किया था सुपरपोजिशन को एक्ट कर रही है, ये एक मेन टॉपिक है, एक्ट एज अ फादर, और उसके 3 बेटे इंटरफेरेंस, बीट, स्टैंडिंग वेव। तीनों का ताल्लुक सुपरपोजिशन से, लेकिन ये तीनों आपस में एक दूसरे से क्या है, वो डिफरेंट है। इसको कहते हैं रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन। Every interference will be superposition. Every beat will be a superposition of 2 or more wave. Every standing wave will be a superposition of 2 or more wave. But every interference cannot be a beat. और every beat cannot be a standing wave. ये तीनों आपस में क्या है, डिफरेंस है। हम आज लोग इसके पहले रिजल्ट को डिस्कस करेंगे, जिसको आप लोग क्या रहे होते हैं, इंटरफेरेंस। देखिए इंटरफेरेंस क्या चीज है, अब और से देखिएगा प्लीज।
हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इंटरफेरेंस के लिए पॉइंट नंबर 1 क्या है? सुपरपोजिशन होनी चाहिए। मतलब इट इज अ फिनोमेना ऑफ, ये आप लोगों के पास प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ऑफ, सबसे पहला पॉइंट आप लोगों ने लिखना, प्रोसेस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। हाँ, सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर वेव्स। आप लोग क्या कर रहे हो? तो आप लोग दो वेव्स को देख रहे हो। इसका मतलब है कि पहला पॉइंट आपने लिख लिया, इंटरफियर में ओवरलैपिंग होगी वेव की। तो फिर वेव कैसी होगी? मतलब आप लोग दो वेव्स की बात कर रहे हो ना, तो दो वेव्स की आप लोगों ने जो कंडीशन देखनी है वो देखनी है। सबसे पहले आप लोग देखोगे वो जो दो वेव्स हैं उन वेव की फ्रीक्वेंसी आप लोगों के पास क्या होगी? सेम होगी। पहला पॉइंट आप लोगों ने याद रखना, वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम होगी। और दूसरा पॉइंट भी आप लोगों ने याद रखना है कि जो वेव की डायरेक्शन है, वेव की डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगी? वो भी सेम हो जाएगी। तो इंटरफेरेंस अकर कर जाएगा। मैं फिर देखे बता रहा हूं, दो वेव ओवरलैप करें, अगर दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी और डायरेक्शन सेम है तो इंटरफेरेंस हो जाएगा। टू वेव हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम डायरेक्शन, when they overlap one another, when they meet at one another through a same time, same space, same place, then the phenomena of interference क्या हो जाएगा? अकर हो जाएगा। मेरी बात की समझ है यार? इंटरफेरेंस में ये चीज इंटरफेरेंस को डिफरेंशिएट करती है बीट और स्टैंडिंग वेव से। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, फ्रीक्वेंसी सेम, डायरेक्शन भी क्या होगी? सेम होगी। कुछ और भी फैक्टर हैं जो आपको सेम लेने पड़ते हैं, लेकिन आप लोग डिफाइन इन दोनों फैक्टर से करोगे, इन दोनों चीजों से आप लोग उसको डिफाइन करोगे। अब जो बाकी फैक्टर जो आप लोग सेम लेते हो वो आप लोगों के पास क्या आता है? लिम्डा भी आप लोग क्या ले लें? लिम्डा भी आप लोग सेम रखते हो। यहां पे जो वेव लेंथ है वो भी क्या रखते हो? वो सेम रखते हो। इसी तरीके से आप लोगों के पास जो स्पीड है वो भी क्या रखते हो? वो भी सेम रखते हो। रीजन क्या है? सेम मीडियम के अंदर आप उनको पढ़ोगे। और जब आप लोग ये दोनों चीजें सेम रखते हो तो फिर आप लोगों के पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी आप लोग सेम लेते हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आप लोग क्या ले रहे होते हो? सेम ले रहे होते हो। लेकिन अगर डिफाइन करना है तो इन दो फैक्टर से आप लोग इंटरफेरेंस को डिफाइन करें। दो या दो से ज्यादा वेव्स का मिलना, जब वो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और वो सेम डायरेक्शन में मूव करे, इंटरफेरेंस क्या करेगा? अकर करेगा। क्लियर होगी यहां तक मेरी बात? लेट करें एग्जांपल ले रहे हैं। लेट करें मेरे पास यहां पे पहली वेव है, लेट कर ले मैं एग्जांपल ले रहा हूं। वेव एंड स्ट्रिंग को मैं डिस्कस करता हूं। यहां पे वेव एंड स्ट्रिंग को मैं यहां पे डिस्कस करता हूं। सपोज करें यहां पे मेरे पास जो है, यहां पे आप लोगों के पास इंटरफेरेंस का पैटर्न हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और यहां पे मेरे पास पहली वेव बन रही है। लेट करें यहां पे मैं पहली वेव बना रहा हूं। अब सपोज करें वेव जो है वो यहां से स्टार्ट हो रही है, साइनोसॉइडल वेव, और वो वेव आप लोगों के पास ऐसे जा रही है। लेट ये वेव आप लोगों की ऐसे जा रही है। इसको काइंडली आप लोग देखें, ये वेव आप लोगों के पास है। लेट करें वेव नंबर 1 है, मैं यहां पे लिख लेता हूं दिस वेव इज, वेव नंबर कौन सी है? वेव नंबर मैं लिखता हूं 1, और इसकी डायरेक्शन की तरह ये मूव कर रही है ऐसे, इस डायरेक्शन में आप लोगों के पास डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या कर रही है? मूव कर रही है। और लेट करें जो इसका एम्पलीट्यूड है, यहां पे जो इसका एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड है ए, जो इसका एम्पलीट्यूड है वो क्या है? ए। ये पहली वेव आप लोगों के पास यहां से राइट वर्ड मूव कर रही है। अच्छा, एक वेव तो सुपर इंपोज्ड ही नहीं होगी, तो एक वेव अगर सुपर इंपोज्ड ही नहीं होगी तो फिर इसका मतलब ये चीज है कि इस वेव में तो सुपर पोजिशन नहीं देखना, दूसरी वेव का भी होना जरूरी है। तो आप लोग क्या करें? आप लोग एक और वेव ले लें। मैं यहां पे नीचे एक और वेव ले लेता हूं, यहां पे देखें एक और वेव ले लेता हूं मैं। लेट में यहां पे एक और वेव ले रहा हूं और इस वेव को मैं यहां पे ब्लू मार्कर से बना रहा हूं। लेट वी हैव अनदर वेव। सपोज करें मेरे पास एक और वेव, और याद रखें इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है? वो वेव का एम्पलीट्यूड है बी, और ये भी किधर मूव कर रही है? ये भी वेव उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब दोनों वेव देखें किधर मूव कर रही है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब अगर मैं इन दोनों को सुपर इंपोज कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं कुछ ऐसा कंसीडर करूंगा कि इस वेव को उठा के मैं यहां पे रख रहा हूं। मेरी बात क्लियर हो रही है नहीं? इस वेव को उठा के अगर मैं यहां पे रखूं तो दोनों वेव्स क्या करेंगी? सुपर इंपोज्ड होंगी। होंगी या नहीं? होंगी ना। तो इस वेव को उठा के अगर मैं इधर रखूं तो देखें ये जो पार्टिकल है पहली वेव का, ये क्रस्ट है, ये वाला पार्टिकल क्या है? ये ट्रफ है। अब इस वेव की बात करें तो ये वाले पार्टिकल यहां पे जो होंगे वो क्रस्ट में होंगे, और यहां पे पार्टिकल किसमें होंगे? ट्रफ में होंगे। अगर इस वेव को उठा के मैं इसके ऊपर रखूं तो क्या होगा?
इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट के साथ मिलेगा और इसका ट्रफ इस वेव नंबर 2 के ट्रफ के साथ मिलेगा। फ्रीक्वेंसी भी सेम है क्योंकि आप इंटरफेरेंस पढ़ रहे हो। तो जब आप लोग इसको उठा के यहां पे रखोगे, इस वेव को उठा के यहां पे रखोगे, तो ये वेव सुपर इम्पोज्ड होगी और ये दोनों वेव की डायरेक्शन और फ्रीक्वेंसी सेम है, तो इंटरफेरेंस हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इस वेव को उठा के यहां पे रखूं ना, मैं यहां पे इसको डिस्कस कर रहा हूं या बिल्कुल आप लोगों के टॉप क्लास पे यहां पे इसका रिजल्टेंट वेव बना रहा हूं। तो जो रिजल्टेंट वेव अब आप लोगों के पास बनेगी वो कैसे बनेगी? देखिए, जो रिजल्टेंट वेव आप लोगों के पास बनेगी वो वेव आप लोगों के पास कुछ इस तरह की बनेगी कि इसका जो आप लोगों के पास एम्पलीट्यूड है वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, वो आप लोगों के पास ज्यादा हो जाएगा। कुछ इस तरह की आप लोगों के पास वेव बन जाएगी। ये वेव, इसका एम्पलीट्यूड कितना था? ए था। इसका एम्पलीट्यूड कितना था? बी था। तो यहां पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा, जो यहां पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा, वो आप लोगों के पास आ जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ ए प्लस क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा। हुआ क्या? crust of one wave fall on the crust of other and trough of one wave fall on the trough of other। और आप लोगों के पास यहां पे जो इंटरफेरेंस हो रही है, that interference is known as constructive interference। आप एम्पलीट्यूड को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो। इस इंटरफेरेंस को आप लोग क्या कहते हो? इस इंटरफेरेंस को आप लोग कह रहे हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मेरी बात की समझ है? तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, ये देखिए थोड़ी सी मुझसे शेप इधर उधर हुई है, लेकिन ये जो एम्पलीट्यूड है ये ए प्लस बी दोनों से दोनों जितना आ जाएगा। और इसको आप लोग क्या कहते होते हो? इसको आप लोग कहते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब क्या हुआ यहां पे? यहां पे आपने जो चीज याद रखनी है वो क्या याद रखनी है? क्रस्ट ऑफ वन वेव, जो क्रस्ट है ऑफ वन वेव, ये फॉल हुआ, क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन क्रस्ट ऑफ अदर, क्रस्ट ऑफ अदर। पहली वेव का जो क्रस्ट है वो दूसरी पे फॉल हुआ। इसी तरीके से जो ट्रफ ऑफ वन वेव वो भी फॉल हुआ, किस पे? वो हुआ फॉल ऑन ट्रफ ऑफ अदर। तो इसकी वजह से जो इंटरफेरेंस बना, उस इंटरफेरेंस को आप लोग क्या कहोगे? उस इंटरफेरेंस को आप लोग कहोगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहोगे? उसको आप लोग कहोगे। अब जो इंटरफेरेंस हुआ उस इंटरफेरेंस को आप लोग क्या कहोगे? उस इंटरफेरेंस को आप लोग कहोगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है। मेरी बात की ज्यादा क्लियर है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, एड अप हो जाता है। अब मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कुछ यहां पे पॉइंट्स लिख रहा हूं, गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स। जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो जो दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड होगा, इस केस में एम्पलीट्यूड को मैं लिख रहा हूं ए। इफ द इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इफ द इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव, तो जो एम्पलीट्यूड आप लोगों के पास यहां पे आएगा, इस एम्पलीट्यूड को आप लोग कैसे लिखोगे? एम्पलीट्यूड का जो फार्मूला आप लोग लिखोगे वो आप लोग कैसे लिखोगे? फार्मूला आप लोगों के पास आ जाएगा अंडर रूट, आप लोगों ने ये चीज देख लेनी है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर। ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेव, बी इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकेंड वेव, प्लस आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? प्लस आप लोगों के पास आ जाएगा 2ab इनटू आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ फाई आ जाएगा। व्हाट इज दिस फाई? वो स्टूडेंट्स देख, जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा फार्मूला ये लगेगा। इसमें आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है वो है फाई, ये वाली फाई। ये फाई असल में क्या चीज है? तो याद रखिए जो फाई आप लोगों के पास है, इस फाई को आप लोग क्या कह रहे होते हो? इस फाई को आप लोग कह रहे होते हो फेज डिफरेंस। फाई क्या है? फाई आप लोगों के पास आ गया फेज डिफरेंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है? फेज डिफरेंस पे। और फेज डिफरेंस क्या होता है? देखिए ये दोनों वेव कहां से स्टार्ट हो रही है? जीरो से। तो यहां पे जीरो से स्टार्ट हो रही है तो दोनों विद इन फेज है। बाद अब ऐसा भी हो सकता है कि ये वेव थोड़ा आगे से स्टार्ट हो, 30 डिग्री से स्टार्ट हो या 45 से स्टार्ट हो, तो वहां पे फेज डिफरेंस 30 डिग्री का आ जाएगा। लेकिन इस केस के अंदर देखिए जो वेव है दोनों साइनोसॉइडल वेव है और दोनों जीरो से स्टार्ट हो रही है। इस केस के अंदर जो फेज डिफरेंस है वो दोनों वेव्स फेज के अंदर है। तो यहां पे जो फाई है ये क्या बता रहा है? ये फेज डिफरेंस को बता रहा है। और फेज डिफरेंस का फार्मूला आप लोग कैसे लिखते होते हो? हमेशा आप लोगों ने याद रख रहे हैं, फेज डिफरेंस का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला आप लोगों के पास होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू आप लोग यहां पे लिखोगे डेल्टा ऑफ एक्स। और से स्टूडेंट्स लिख रहे हैं। हाँ, एक और चीज देखें, जो फेज डिफरेंस होता है ना, ये भाई ये होता है एंगल के लिहाज से, डिग्री में या रेडियन में। अब यहां पे इसका फार्मूला क्या है? 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा ऑफ एक्स।
अब आप लोग कंफ्यूज होंगे ये डेल्टा एक्स क्या है, तो डेल्टा एक्स यहां पे होता है पाथ डिफरेंस। डेल्टा एक्स क्या होता है यहां पे जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है वो आप लोगों के पास क्या होती है, वो होती है पाथ डिफरेंस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फेज डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा ऑफ एक्स पे। डेल्टा ऑफ एक्स पाथ डिफरेंस है, कोई वेव कितना आगे से स्टार्ट हो रही है, x2 माइनस x1, पाथ कितना चेंज है, इसका अगर x1 है इसका x2 है, तो यहां आगे से कितना स्टार्ट हो सकता है ये वाली वेव यहां से स्टार्ट हो, पॉइंट बी यहां से स्टार्ट हो, तो ये जो x एक्सिस में डिफरेंस आएगा ना, x एक्सिस में, इसको कहते हैं आप लोग पाथ डिफरेंस। अब यहां पे गौर से देखें, एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, वो करता है फेज डिफरेंस पे, और फेज डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है, फेज डिफरेंस डिपेंड करता है आप लोगों के पास पाथ डिफरेंस पे। अगर पाथ को चेंज करोगे तो फिर फेज भी चेंज हो जाएगा, फेज चेंज होगा तो एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मेरी बात यहां तक क्लियर है। लेकिन एक चीज आप लोगों ने बार बार याद रखनी है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में जो एम्पलीट्यूड आएगा उसका ये फार्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इनटू cos ऑफ फाई। अब यहां पे जो दूसरी चीज आप लोगों ने देखनी है वो देखनी है इंटेंसिटी। Whenever the interference is constructive interference, interference क्या है, कंस्ट्रक्टिव है, तो आप लोग यहां पे फिर देखोगे कि इस केस में इंटेंसिटी आप लोगों के पास उसका फार्मूला क्या होगा। मैं सारी चीजें यहां पे आप लोगों को क्लियर करवा रहा हूं। इंटेंसिटी देखनी है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, तो इंटेंसिटी का फार्मूला आप लोगों को पता है। इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है आप लोगों के पास कितनी आप लोग पावर लगा रहे हो पर यूनिट एरिया, या जिसका लिए आप लोग एक फार्मूला लेकर रहे होते हो। इंटेंसिटी का आप लोगों के पास फार्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी का फार्मूला होता है 2 टाइम ऑफ पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर इनटू डेंसिटी टाइम ऑफ स्पीड। बस ये फार्मूला आप लोगों ने याद रख लेना है। यहां पे एक चीज आपने याद रखनी है, 2 इज कांस्टेंट, पाई स्क्वायर इज कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी सेम आपने यहां सबसे पहले लिखा था, देखिए फ्रीक्वेंसी सेम है, डेंसिटी सेम है, मीडियम सेम है, मीडियम की डेंसिटी भी सेम होगी और वी भी क्या है, सेम है। इसका मतलब है ये फार्मूला क्या बता रहा है, ये फार्मूला बता रहा है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ एम्पलीट्यूड। और अगर आप लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हो और नेट इंटेंसिटी देखते हो, तो जो नेट इंटेंसिटी का फार्मूला है वो आप लोग कैसे लिखोगे, नेट इंटेंसिटी आप लोगों के पास होती है इंटेंसिटी ऑफ वेव 1 प्लस आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ वेव 2 प्लस आप लोगों के पास आ जाएगा ट्रू प्राइम ऑफ आप लोगों के पास आ जाएगा I1 I2 N2 आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, cos ऑफ फाई। ये फार्मूला भी आप लोगों ने देखना है। इफ द इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव तो आप लोग यहां पे जो फार्मूला इंटेंसिटी का लगाओगे वो ये वाला फार्मूला आ जाएगा। यहां तक मेरी बात क्लियर है, डेरिवेशन को छोड़े आप लोगों ने फार्मूला देखना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो एम्पलीट्यूड का ये वाला फार्मूला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर आप लोग इंटेंसिटी का देखोगे तो ये वाला फार्मूला। अब एक चीज स्टूडेंट्स आप लोग याद रखें, इस केस के अंदर जो इंटरफेरेंस है वो परमानेंटली परफेक्टली कंस्ट्रक्टिव है। क्यों, क्योंकि फेज सेम है, क्रस्ट क्रस्ट के साथ इक्वली मीट करता है, तो जब ये दोनों मीट अप हो जाएंगी तो बिल्कुल एग्जैक्टली पार्टिकल क्रस्ट वाले इसके क्रस्ट पे लाया करेंगे, तो परफेक्टली आप लोगों के पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो फिर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आना चाहिए। मेरी बात क्लियर हो रही है, फिर एम्पलीट्यूड क्या आना चाहिए, मैक्सिमम। अब एम्पलीट्यूड जब मैक्सिमम आएगा तो फिर इसका मतलब है यहाँ पे जो cos ऑफ फाई की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, वो फिर आप लोगों के पास 1 होनी चाहिए। मेरी बात क्लियर हो रही है या नहीं। देखिए इस एग्जांपल की यहां पे बात करें तो ये दोनों फेज में है, तो फेज में तो फिर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आना चाहिए, और एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम आएगा, जब cos ऑफ फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आप लोगों के पास आ जाएगी 1। मैं यहां पे लिखता हूं, देखिए एम्पलीट्यूड क्या आएगा, एम्पलीट्यूड आएगा मैक्सिमम इफ जो cos ऑफ फाई है उसकी वैल्यू क्या आए, 1 आए। यार देखिए एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, cos ऑफ फाई पे डिपेंड करता है, और cos ऑफ फाई की अगर वैल्यू आप लोगों के पास 1 आ रही है तो फिर आप लोगों के पास एम्पलीट्यूड क्या आएगा, एम्पलीट्यूड फिर आप लोगों के पास मैक्सिमम आ जाएगा। अब जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आता है तो वो कहां पे, cos की वैल्यू कहां पे 1 होती है, तो आप लोग ये भी चीज देखें, cos की वैल्यू 1 कहां पे होगी, एट, मैं वैल्यूज यहां पे लिखता हूं, तो cos ऑफ 1 कहां पे होता है, देखिए वो तो होता है 0 पे, ये वैल्यू कहां पे हो जाएगी, 0 पे हो जाएगी, फिर हो जाएगी 2 पाई पे, फिर क्या हो जाएगी, फिर आप लोगों के पास हो जाएगी 4 पाई पे, फिर किधर हो जाएगी 6 पाई पे। इसका मतलब है 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। मेरी बात क्लियर हो रही है नहीं। तो अगर आप लोग देखो इसको जनरली में लिखूं
तो मैक्सिमम के लिए जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो फिर आप लोग लिख सकते हो कि जो फेज डिफरेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 2 टाइम ऑफ n इनटू आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। बस ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। मेरी बात क्लियर हो रही है नहीं? देखें, n की वैल्यू 1 पुट करें, n की वैल्यू पहले 0 पुट करें तो 0 आ जाएगा, 1 पुट करें तो 2 पाई, 2 पुट करें तो 4 पाई। तो जब आप लोग एम्पलीट्यूड मैक्सिमम ले रहे हो तो जो आपके पास फाई क्या था, हमने यहां पहले देखा है, फाई इज द फेज डिफरेंस। अब जो फेज डिफरेंस है वो फिर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 2n पाई आप लोगों के पास आ जाएगा। यहां तक क्लियर है मेरी बात? और इस केस में जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू आएगी, यहां पे जो एम्पलीट्यूड आएगा वो भी मैक्सिमम हो जाएगा, तो यहां पे 1 वैल्यू आ जाएगी। तो फिर आप लोगों के पास एम्पलीट्यूड का फार्मूला यहां पे मैक्सिमम के केस में जो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है उसका फार्मूला फिर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का फार्मूला आप लोगों के पास आ जाएगा, दैट विल बिकम a प्लस इनटू b आप लोगों के पास आ जाएगा। मेरी बात क्लियर है या नहीं? देखिए आप लोग जब यहां पे cos आप 1 लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, सॉरी a प्लस बी आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप लोग इसको लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम क्या आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा। और अगर दोनों का एम्पलीट्यूड जैसे यहाँ पे सेम है तो फिर आप लोगों के पास आ जाएगा 2 टाइम ऑफ a। और इस केस में जब आप लोग इंटेंसिटी देखोगे, जो नेट इंटेंसिटी जो मैक्सिमम आप लोगों के पास आ जाएगी, उसको आप लोग कैसे लिखोगे, उसको आप लोग लिखोगे अंडर रूट i1 प्लस आप लोग क्या लिखोगे, अंडर रूट i ऑफ 2 का आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। मेरी बात क्लियर हुई है नहीं? गौर से देख, मैं फिर समझा रहा हूं। इफ द इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव, ये फार्मूला लगेगा। cos phi आपके पास फेज डिफरेंस है, phi फेज डिफरेंस है, व्हिच डिपेंड्स अपॉन दिस फार्मूला, जो पार्ट डिफरेंस पे डिपेंड करता है। अब हम यहां पे अगर इंटेंसिटी को डिफाइन करें तो इंटेंसिटी का ये फार्मूला है। इसका मतलब है जब आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को देखोगे तो ये एम्पलीट्यूड का फार्मूला और ये फार्मूला किसका है, ये आप लोगों के पास इंटेंसिटी का फार्मूला है। और जब आप मैक्सिमम लोगे तो मैक्सिमम में आप लोगों के पास cos of phi 1 आना चाहिए और cos of phi यहां पे 1 आ जाएगा। इसका मतलब है एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम। गौर से समझिए, एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम जब जो फेज डिफरेंस है वो किसके बराबर हो, 2n पाई। तो आप ये भी पूछ सकते हो अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो डेल एक्स बताएं, पाथ डिफरेंस बताएं, क्या फार्मूला हो जाएगा। तो इस केस में आप लोग याद रखें, एट दिस केस जो पाथ डिफरेंस हो जाएगा मतलब डेल्टा ऑफ एक्स हो जाएगा, इसका फार्मूला आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इन टाइम ऑफ लिम्डा। तो ये दोनों कंडीशन है जो डिफाइन करती हैं कि एम्पलीट्यूड आप लोगों का क्या है, मैक्सिमम है। क्लियर हुई मेरी बात? मैं फिर क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल करेगा ट्रफ ऑफ अदर, परफेक्टली कंस्ट्रक्टिव में आप लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे। तो सिंपली आप लोग एम्पलीट्यूड को ऐड करते हो, मैंने यहां पे भी लिखा था एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा बाय दिस फार्मूला। cos आप लोग 0 पुट कर रहे थे, फेज डिफरेंस का फार्मूला आपको आता है, इंटेंसिटी वाला फार्मूला आप लोग लिख रहे हैं। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा कंस्ट्रक्टिव में, तो आप लोगों के पास कहां पे मैक्सिमम होगा, 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे। उस पॉइंट पे जो फेज डिफरेंस है उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 2n पाई, और जो पाथ डिफरेंस है उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, n ऑफ लिम्डा की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है यहां तक? ये किसकी मैं बात कर रहा हूं, ये मैंने सिर्फ बात की अभी तक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। स्क्रीनशॉट लें। अब नेक्स्ट जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को भी बहुत डीपली जो है वो यहां पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, फिर जरा यहां पे हम दोनों को डिफरेंसेस देखेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब आप लोग वेव को बनाओगे ना, तो लेट करें आप लोगों के पास यहां पे एक पहली वेव है, मैं आप थोड़ी फिगर थोड़ी छोटी बनाऊंगा। ये वेव आप लोगों के पास कुछ इस तरह आप लोगों के पास जा रही है और यहां पे जाके आप लोगों के पास ऐसे जा रही है, जिसका एम्पलीट्यूड आपने क्या रखा हुआ है, इसका एम्पलीट्यूड आपने रखा हुआ है 1। यहां पे नीचे आप लोगों के पास एक और वेव है, लेट्स सपोज करें बोथ द वेव्स आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन। ये दोनों वेव्स क्या हो रही हैं, ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, और सेम डायरेक्शन में मूव होने के साथ साथ यहां पे एक और भी चीज आप लोग देखें तो ये विद इन फेज है, और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, वो आप लोगों के पास है b है। इसका एम्पलीट्यूड क्या है, b है। ये थोड़ा सा मेरे आगे पीछे है लेकिन ये सेम फेज है। तो जब आप लोग इनको ऐड अप करते हो तो आप लोगों के पास एक फाइनल वेव बन जाती है, और इस वेव के अंदर आप लोगों के पास क्या होता है, जो क्रस्ट ऑफ वन वेव है वो फॉल करता है ट्रफ ऑफ अदर पे, तो जो आपका एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड आप लोगों का ज्यादा हो जाता है। सच टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दोनों वेव की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो इंटरफेरेंस के लिए आपने अभी देखा बोथ द वेव्स आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन विद द सेम फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे जो इंटरफेरेंस हुआ ये क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। अब जो ओवरऑल आप लोग फार्मूला लिखते हो मैं यहां पे वो लिख रहा हूं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो जो आप लोगों के पास
एम्पलीट्यूड का फार्मूला है वो आप लोगों के पास क्या आ जाता है। एम्पलीट्यूड का फार्मूला आप लोग कैसे लिखते हो, आप लोग लिखते हो ए स्क्वायर प्लस क्या लिखते हो बी स्क्वायर प्लस आप लोगों के पास क्या होता है 2ab into cos ऑफ फाइव को लिखते हो। यहां पे जो फाइव है इस फाइव को आपने क्या कह दिया, ये आप लोगों के पास है फाइव इज हियर, आप लोगों के पास है फेज डिफरेंस। और अगर आप लोग फाइव को यहां पे लिखें तो फाइव का फार्मूला क्या होता है, फाइव का फार्मूला आप लोगों के पास आ जाएगा 2 पाई बाय लिम्डा n2 आप लोगों के पास क्या आ जाएगा डेल एक्स, और डेल एक्स यहां पे क्या है, डेल एक्स आप लोगों के पास है पाथ डिफरेंस। ये चीज आप लोग अब फार्मूला देखें किसमें, जब कंस्ट्रक्टिव की बात कर रहे होते। अब यहां पे देखें तो परफेक्टली आप लोगों के पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रही है। तो ये जो cos ऑफ फाइव है ये 1 होगा, जो cos ऑफ फाइव 1 हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड अभी हमने देखा वो आ जाएगा मैक्सिमम। और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कैसे लिखेंगे, आपने एम्पलीट्यूड जब मैक्सिमम लिखना है तो मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड आ जाएगा इफ आप लोगों के पास क्या है cos ऑफ फाइव इक्वल टू क्या होता है 1, तो ये 1 कहां पे होता है, अभी आप लोगों ने डिस्कशन की है, ये 1 होता है आप लोगों के पास 0 पे, ये 1 होता है 2 पाई पे, ये 1 होता है 4 पाई पे एंड सो ऑन। अगर cos ऑफ फाइव इक्वल टू 1 है तो जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, और उस एम्पलीट्यूड को आप लोग सिंपली क्या कर लेते हो a प्लस बी लिख लेते हो, आपके पास एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा एड अप हो जाएगा। और इस केस में जो इंटेंसिटी होती है वो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम हो जाएगी, तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी उसको आप लोग लिखोगे अंडर रूट i1 प्लस आप लोग क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे अंडर रूट i2 और होल आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, कब, जब ये दोनों फेज में होंगे। क्लियर हुई परफेक्टली आप लोगों के पास। जब आप लोग यहाँ पे बात करोगे डिस्ट्रक्ट, अच्छा यहाँ पे एक और भी चीज देखिए, इस केस के अंदर जो आप लोगों के पास फाई की वैल्यू होगी जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो फाई क्या था, फाई आप लोगों के पास था फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस की जो वैल्यू आप लोगों के पास होगी उसको आप लोग कैसे लिखते होते हो, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो फेज डिफरेंस की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी, देखिए इवन नंबर है तो ये आ जाएगा 2n ऑफ पाई के बराबर आ जाएगा। तो ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो आप लोगों के पास फेज डिफरेंस है जो फाई है वो आप लोगों के पास है 2n ऑफ फाई, और जो आप लोगों के पास पाथ डिफरेंस है डेल्टा ऑफ x है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो n टाइम ऑफ लिम्डा के बराबर आ जाएगा। तो जब ये कंडीशन आप लोगों के पास एक्ट करें तो आप लोग समझ जाएं कि अब आप लोगों के पास जो इंटरफेरेंस है वो क्या हो जाएगी, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी। जब आप लोग डिस्ट्रक्टिव की बात करेंगे तो डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, लेट करें आप लोगों के पास पहली वेव है डिस्ट्रक्टिव में और ये ऐसे जा रही है, सपोज करें। अब ये देखिए ये 0 डिग्री से स्टार्ट हो रही है और ये वेव नंबर 1 है जो राइट वर्ड ट्रेवल कर रही है विद द सेम फ्रीक्वेंसी इन सेम डायरेक्शन। अब अगर आप लोग इसके साथ वेव नंबर 2 को लेट करेंगे, आप लोग सुपर इम्पोज करवाना चाहते हो, और जो वेव नंबर 2 आप लोगों के पास है वो आप लोगों के पास कुछ डाउनवर्ड से विद द सेम एम्पलीट्यूड आप लोगों के पास जो है वो ऐसे आ रही है। अब जब आप लोग इनको सुपर इम्पोज करवाओगे तो देखिए ना यार, इसका क्रस्ट इसके ट्रफ पे लाया कर रहा है, तो जब इसका क्रस्ट इसके ट्रफ पे लाया करेगा और अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो आप लोगों के पास जो रिजल्टेंट है वो ऐसे मिल जाएगा। और आप उसको कैसे लिखोगे, जो आप लोगों के पास नेट डिस्प्लेसमेंट है वो आप लोगों के पास आ जाएगा y1 माइनस y2, और ये आप लोग वेक्टर एडिशन आप लोग कर रहे होते हो, तो नेट डिस्प्लेसमेंट और नेट एम्पलीट्यूड आपको क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी। इस केस में जब आप लोग इस केस की बात करोगे तो जब आप लोग ये वाला फार्मूला लिखोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ फाइव, तो याद रखें cos ऑफ फाइव मिनिमम होना चाहिए, और cos ऑफ फाइव मिनिमम कब होता है, जब आप लोगों के पास -1 आप लोगों के पास आता है। तो फिर यहां पे अगर आप लोग देखो इफ जो cos ऑफ फाइव है ये -1 आ रहा है, तो फिर जो एम्पलीट्यूड होगा वो आप लोगों के पास क्या होगा, वो मिनिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, इवन 0 भी हो सकता है। और ये -1 कहां पे आएगा, अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये -1 cos कहां पे आता है, ये -1 आप लोगों के पास आता है पाई पे, फिर आता है आप लोगों के पास 3 पाई पे, फिर आप लोगों के पास आता है 5 पाई पे एंड सो ऑन। cos की वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, cos पाई पे क्या होता है -1 आ जाता है। अगर आप लोग यहां पे फिर देखें तो फिर ये -1 आएगा पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि जो फेज डिफरेंस है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में उसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो 2n माइनस 1 टाइम ऑफ आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, वह 2n माइनस 1 ये बताता है ऑड मल्टीपल। देखें इनकी वैल्यू 1 पुट करें तो ये 1 पाई आ जाएगा, 2 पुट करें 3 पाई आ जाएगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई की वैल्यू मतलब जो फेज डिफरेंस है उसकी ये वैल्यू आ जाएगी।
और अगर यहां पे आप लोग इस डेल्टा एक्स की वैल्यू को लिखोगे तो जो पाथ डिफरेंस आप लोगों के पास हो जाएगा, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो 2n-1 टाइम ऑफ आप लोगों के पास आ जाएगा लेमडा बाय 2। ये आप लोगों के पास आ जाएगा पाथ डिफरेंस जब आप लोग बात करेंगे कब, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो ये बात यहां तक क्लियर है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये फार्मूलाज होंगे, एम्पलीट्यूड ग्रेटर हो जाएगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये फार्मूले हो जाएंगे। और अगर परफेक्टली डिस्ट्रक्टिव है, मैं क्या बात कर रहा हूं, परफेक्टली डिस्ट्रक्टिव आप लोगों के पास है तो फिर आप लोगों के पास एम्पलीट्यूड 0 आ जाएगा। परफेक्टली डिस्ट्रक्टिव के लिए जो आप लोगों के पास एम्पलीट्यूड बनेगा वो ऑलवेज एम्पलीट्यूड क्या बनेगा, वो आप लोगों के पास 0 बनेगा। लेकिन आप लोग देखिए जब फेज को चेंज करते हैं ना, फेज को, तो अगर दोनों विद इन द फेज है तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगा। अब आप लोग लेट्स सपोज करें कि आप लोग थोड़ा सा फेज को चेंज करें, 30 डिग्री पे लेके जाए, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आएंगे जहां पे परफेक्टली कंस्ट्रक्टिव या परफेक्टली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं बनेगा, पार्शियल कंस्ट्रक्टिव बनेगा। कंस्ट्रक्टिव कम हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव ज्यादा हो रहा है। अब उसमें ये वाला फार्मूलाज आप लोग क्या करोगे, अप्लाई करोगे। अब जो एमडीकैट के अंदर आप लोग के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, वो क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस को लेके कि लेट करें ना, अब मैं इसको ओवरऑल जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के जो फार्मूलाज है जो आप लोगों को क्वेश्चन आ रहे होते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मतलब अगर आप लोग देखो यहां पे मैं लिखूं पाथ डिफरेंस, यहां पे मैं लिखता हूं पाथ डिफरेंस, और इधर आप लोग कर रहे, इधर आप लोग कह लो ये आप लोगों के पास क्या आ गया, ये आप लोगों के पास आ गया फेज डिफरेंस। अभी मैंने आप लोगों को एक चीज बताई है, पाथ डिफरेंस होता है लेमडा के लिहाज से, ये विद रिस्पेक्ट टू लेमडा मेजर होता है, और फेज डिफरेंस तो एंगल होता है, रेडियन और डिग्री में मेजर होगा। तो पहली वैल्यू चले मैं ले लेता हूं, यहां पे पहली वैल्यू मैं ले लेता हूं 2 पाई रेडियन, किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के। इफ द फेज डिफरेंस इज 2 पाई रेडियन, तो वो पूछेगा पाथ डिफरेंस बताएं कितना आएगा, तो आप लोग डायरेक्टली फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या है फिर आप लोगों के पास, फार्मूला आप लोगों के पास है जो फाई है वो आप लोगों के पास होता है 2 पाई बाय लेमडा, एंड 2 आप लोगों के पास होता है डेल्टा ऑफ एक्स। डेल्टा ऑफ एक्स क्या था, पाथ डिफरेंस था। ये वैल्यू आपको गिवन है, मतलब ये वैल्यू किसके बराबर है, 2 पाई ऑफ रेडियन के। तो जब यहां पे आप लोग वैल्यू पुट करेंगे तो जो आप लोगों के पास पाथ डिफरेंस आ जाएगा, मतलब जो डेल एक्स की यहां से वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी, वो आ जाएगी लेमडा के बराबर। मेरी बात क्लियर हुई है? ये वाला फार्मूला अप्लाई करें तो आप लोगों के पास इजीली आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि जब आप लोगों को यहां पे फेज डिफरेंस गिवन हो, फेज डिफरेंस क्या हो, गिवन हो, और आप उसको कन्वर्ट करना चाहे पाथ डिफरेंस में, तो आप लोग क्या करें, आप लोग हर पाई की जगह, ये जो पाई है, हर पाई की जगह आप लोग लेमडा बाय 2 लिख लें। मैं फिर देखिए मैं आपको एक ट्रिक्स बता रहा हूं। ट्रिक्स क्या है कि जब आप लोग फेज डिफरेंस को, फेज डिफरेंस गिवन होगा, कन्वर्ट कर रहे हैं पाथ डिफरेंस में, फेज डिफरेंस को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, पाथ डिफरेंस में, तो आप लोग सिंपली एक फार्मूला लिख रहे हैं, वो क्या है कि हर पाई की जगह आप लोग लिख लें लेमडा बाय 2। हर पाई की जगह क्या लिख लें, लेमडा बाय 2 लिख लें। तो यहां पे देखें इस पाई की जगह लेमडा बाय 2 लिखोगे तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, रिस्पेक्टिवली वैल्यू आ जाएगी लेमडा। इसका मतलब ये चीज है, फेज डिफरेंस अगर 360 का हो या 2 पाई रेडियन का हो तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, लेमडा का आ जाएगा। इसी तरीके से लेट्स सपोज करें जो फेज डिफरेंस है वो आप लोगों के पास कितने का आ रहा है, 270 डिग्री का, और आप लोगों को पता है 270 डिग्री किसके बराबर होता है, ये वैल्यू आप लोगों के पास होती है 3 पाई बाय 2 के बराबर। तो ये वाला फार्मूला लगाएं, हर पाई की जगह लेमडा बाय 2 लगा लें, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगा 3 लेमडा बाय 4। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आएगा 3 लेमडा बाय, आप लोगों के पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। लेट्स सपोज करें मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं 60 डिग्री को। 60 डिग्री किसके बराबर होता है, 60 डिग्री आप लोगों के पास होता है पाई बाय 3 के बराबर होता है। इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव इज पाई बाय 3, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पाथ डिफरेंस। तो आप हर पाई की जगह क्या कर लें, लेमडा बाय 2 लिख लें, तो ये वैल्यू आ जाएगा लेमडा बाय 6। तो आप लोग देखें 60 डिग्री पे ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी लेमडा बाय 6। करस्पॉन्डेंसली आप लोग ऐसे वैल्यूज को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरीके से अगर वो कहे आप लोगों के पास जो फेज डिफरेंस है वो 30 डिग्री का है, पाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाय 6। इसकी आप लोग अगर रिस्पेक्टिव वैल्यू पाथ डिफरेंस की फाइंड करें तो आप लोग क्या करें, हर पाई की जगह लेमडा बाय 2 लिखें, तो ये वैल्यू आ जाएगी लेमडा बाय वैल्यू क्या आ जाएगी 12। ये कब यूज कर रहे हैं, जब आप लोग फेज डिफरेंस के बनो और पाथ डिफरेंस फाइंड करें। अब अगर आपको पाथ डिफरेंस के बनो, फेज डिफरेंस आप लोग तो मल्टीप्लाई कर लें 2 के साथ,
मेरी बात क्लियर हुई? मतलब आपको लिम्डा के बना और वो कहेगा लिम्डा के ऊपर फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर ले 2 पाई के साथ, तो हर लिम्डा की जगह आप लोग 2 पाई लिख लें, तो लिम्डा इक्वल टू 2 पाई, इस लिम्डा की जगह आप लोग जब 2 पाई लिखेंगे तो एग्जैक्टली आप लोगों के पास क्या वैल्यू आ जाएगी 3 पाई बाय 2। दिस इज ऑल अबाउट द इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। फिर एक बार आप लोग देख लें, जब आप लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हो, परफेक्टली कंस्ट्रक्टिव कब होगा? जब क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द क्रस्ट ऑफ अदर और ट्रफ ट्रफ पे लाई करेगा। यहां पे जो दोनों वेव्स हैं ये विद इन फेज हैं। आप लोग एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, यहां पे जो दोनों वेव्स हैं ये एक दूसरे के साथ कंप्लीटली फेज में है, तो आप लोगों के पास जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा हो जाएगा। इस फार्मूले से एम्पलीट्यूड निकालें, कॉस आपके पास 1 आ जाएगा, तो जब cos 1 आएगा तो हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, तो फार्मूला आ जाएगा a प्लस बी, और इंटेंसिटी मैक्सिमम आप लोगों के पास ऐसे आ जाएगी। ये मैं मैक्सिमम लेकर रहा हूं, अदरवाइज यहाँ पे जो इंटेंसिटी वाला फार्मूला है ऑलरेडी आप लोगों ने देखा हुआ है। इंटेंसिटी वाला फार्मूला आप लोगों के पास कैसे आ जाएगा? इस केस के अंदर जो इंटेंसिटी वाला फार्मूला है वो आप लोगों के पास आ जाएगा I1 प्लस आप लोगों के पास आ जाएगा I2 प्लस आप लोगों के पास आ जाएगा 2 टाइम ऑफ I1 I2 N2 आप लोगों के पास क्या आ जाएगा cos ऑफ फाई। आप किसी भी एंगल के ऊपर आप लोग फेज एंगल के ऊपर आप लोग फेज डिफरेंस के ऊपर इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, और यही रिस्पेक्टिव टर्मिनोलॉजी माइनस में आ जाएंगी। मतलब अगर आप लोग यहाँ पे लिखते हो तो -2ab आ जाएगा। अगर आप डिस्ट्रक्टिव की बात करते हो तो ये वाला साइन माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और इंटेंसिटी की बात करते हो तो ये वाला साइन भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरफेरेंस। फिर एक बार देखें, इंटरफेरेंस क्या है? इज द रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन, जिसमें दो वेव सेम जा रही होती हैं और डायरेक्शन सेम, फ्रीक्वेंसी सेम। अब वो जब सुपर इम्पोज करेंगी या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा या डिस्ट्रक्टिव बनेगा। इंटरफेरेंस किसी भी वेव में हो सकता है। साउंड में अगर हो कंस्ट्रक्टिव तो लाउड साउंड मिलेगी, और अगर आपके पास लाइट में कंस्ट्रक्टिव हो, दो सोर्स हैं, तो फिर आपको ब्राइट लाइट मिलेगी। और जैसे जैसे कंस्ट्रक्टिव से आप लोग दूर जा रहे होते हो तो आप लोग डार्कनेस की तरफ जा रहे होते हो। इसको थोड़ा सा आप लोग और देखें, मजीद इस पे काम करें। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू।